नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सांसद सुब्रत पाठक ने चलाया ऑटो। यातायात माह में चलाया ऑटो। सांसद का ऑटो चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो उनका वायरल हो रहा है। आपको बता दें, यातायात नियमों के प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने चलाया ऑटो। यातायात माह में लोगों को यातायात नियमों के प्रति उन्होंने जागरूक किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने ऑटो चलाया। यातायात माह में लोगों को यातायात नियमों के प्रति उन्होंने जागरूक किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने ऑटो चलाया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एमएसएमई मंत्री डॉक्टर राकेश सचान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। मतदान करें तो विकास के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग जरूरी होता है। हमारा यही आग्रह है कि पहले मतदान फिर जलपान। जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। जिस ढंग से हमारी वहां बात हुई है, लोगों ने बताया है जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके लोग घरों से निकल करके बड़ी संख्या में अमन गिरी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबा रहे। मैं कह सकता हूं कि वहां ऐतिहासिक जीत है। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल पर लगी आग। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी। प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल पर लगी आग। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुटे दमकल कर्मी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, ये बड़ी खबर आपके सामने। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में लगी आग। आपको बता दें, प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल पर आग लगी और सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुटे। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की उन्होंने कोशिश की। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में लगी आग। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हजरतगंज की प्रिंस मार्केट में आग लगी। आग को बुझाने के प्रयास किए गए। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। लखनऊ में श्री रामचरण पादुका का पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। तो श्री रामचरण पादुका पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री रामचरण पादुका पूजन कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए।
देखा जाए, इसलिए हम लोग को निदेशालय में एक ऐसा व्यक्ति को बना दिया ताकि उसमें हमको काफी कुछ सहूलियत मिलेगी। इसमें एक बात होती थी, आप करें काम ऐसा है, निदेशालय एक किया है, सचिवालय भी एक नहीं किया, निदेशालय एक किया। दोनों के निदेशालय को कभी कभी होता क्या था कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थिति थी, या कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय वो माध्यमिक से भी डील होते थे और बेसिक से भी डील होते थे, इसलिए ये किया गया था। ऐसा है, अब आप देख लीजिएगा, हमने निदेशालय दोनों के इस प्रकार से किया है कि दोनों के निदेशालय अलग करेंगे। उनको गवर्न करने वाला एक महानिदेशक का पद है, जो अभी तक केवल महानिदेशक का पद केवल बेसिक शिक्षा को देखता था, अब उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये माध्यमिक भी आ गया, ये किया। मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, पहले मिल जाएगा हुजूर। अरे साहब, मैं तो हर बात मानने को तैयार हूं, आपकी क्या क्यों चिंता करें। एक व्यवस्था जनपद वाराणसी में एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय का निर्माण के संबंध में ये एक योजना बनाई गई थी। इसमें 2021 में राजस्व विभाग का एक शासनादेश था कि जिसके तहत राजस्व जो शहरी नियोजन विभाग यानी आवास और शहरी नियोजन विभाग के निवर्तन के ऊपर उन्होंने वो जमीन छोड़ दी थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार वो शासनादेश हमने बदल के विकास प्राधिकरण को ही उसमें अधिकृत किया जाएगा और वो पीपीपी मॉडल के ऊपर उसको आगे इरेक्ट करवाएगा, ताकि एकीकृत मंडलीय स्तर के जितने भी कार्यालय हैं वो वहां पर एक बिल्डिंग में आ सकते हैं। मेरे 5 विषय हो गए। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री नंद गोपाल नंदी जी से, जो हमारे औद्योगिक विकास मंत्री हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय इन्होंने करवाया है कैबिनेट के सामने। स्वागत। चलिए। जी, मैंने बताया 6 लखनऊ के, 12 बनारस के और 14 कानपुर के। नोएडा पहले से ही सारा नोएडा एक ही पुलिस प्रणाली के अंतर्गत था, वो पुलिस आयुक्त के अंतर्गत। इसको जो पुनर्गठन किया गया उसमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल कर दिया गया, इसमें इतना किया गया। धन्यवाद। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 जो सभी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ गंभीर विचार विमर्श के साथ प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जो हमारे अनुभव रहे उसमें जो कठिनाइयां थी उसको भी इसमें रिजॉल्व करने का काम किया गया है। डिलाइट जो एक संस्था है उससे भी हम लोगों ने कंसल्टेंसी करके इसको इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। और लार्ज जो हमारी यूनिट होगी 50 से 200 करोड़, मेगा यूनिट 200 से 500, सुपर मेगा 500 से 3000 और 3000 से ऊपर की अल्ट्रा मेगा यूनिट होगी। बाकी मैं चाहूंगा कि हमारे एसीएस साहब हैं आपको ब्रीफ कर देंगे डिटेल में। धन्यवाद सर। ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है आपकी जैसे जानकारी में है कि 2017 की जो पॉलिसी थी वो 12 अक्टूबर को लैप्स हो गई थी और ये काफी डिटेल हमारी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हुई। हमने ड्राफ्ट पॉलिसी एक नोटिफाई भी करी, उसके ऊपर स्टेक होल्डर के कमेंट्स भी आए, एसोसिएशन से भी हमने बात करी और अब हमने सारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक लेकर के आए हैं। इसमें 5 रणनीतिक स्तंभ हमने स्ट्रेटेजिक पिलर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि किस किस तरह से हमें उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें जो पहला स्तंभ है वो हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस का है। सबसे अहम चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन प्लेस होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, लैंड है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम कैसे करेंगे, कैसे औद्योगिक पार्कों का विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को कैसे विकसित करेंगे, कनेक्टिविटी को कैसे सुधारेंगे, पावर और वाटर की सप्लाई कैसे
इंश्योर करेंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, उसका पूरा एक खाका इसमें हॉरिजॉन्टल इंटरवेंशंस के रूप में है। वर्टिकल जो रणनीतिक स्तंभ है उसमें हमने फोकस सेक्टर्स कुछ आइडेंटिफाई किए हैं कि इनको हम विशेष ध्यान देंगे। सनराइज सेक्टर्स हैं, चैंपियन सर्विसेज हैं, वो सबकी डिटेल इसमें कौन कौन सी लिस्ट है वो पॉलिसी में दी है। एक डिटेल हमने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगा। तीसरा जो इंटरवेंशन का एरिया है वो ये है कि ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसके साथ में हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन में जो चीजें आती हैं वो ये है कि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन, जिन चीजों का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है उनको आप कैसे उत्तर प्रदेश में ही बना सकते हैं और उसको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे, उसका खाका है। हम अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका खाका है। ये आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी सिस्टम्स की आवश्यकता रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रहती है, इनोवेशन की आवश्यकता रहती है, आईपीआर की व्यवस्था रहती है। तो उस सब के बारे में ही नीति में ये प्रोविजन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएंगे आगे, यूपी को एज ए ब्रांड हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे जिससे कि निवेश के रूप में सर्वोत्तम गंतव्य के रूप में ये उभर सके। इसमें वित्तीय हम क्या क्या इंसेंटिव्स देंगे उसको पूरा हम लोगों ने डिफाइन किया है। और हम एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे, विमेन लेड कंपनीज को उनको कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे। और जो सर्कुलर इकोनॉमी है जिसमें कि वेस्ट से लेकर के या रिसाइकलिंग के माध्यम से जो रिसोर्सेज हैं उसके कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, उसको हम कैसे करेंगे, ये पूरा खाका इसमें दिया हुआ है। लैंड के बारे में अवेलेबिलिटी कैसे सुनिश्चित होगी उसके बारे में काफी डिटेल्ड प्रोविजंस हैं। पहले प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की भी हमारी एक पॉलिसी थी लेकिन उससे के उतने अच्छे परिणाम नहीं आए थे। तो इसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद अब उसको और अधिक निवेशोन्मुखी बनाया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब इसके आने के बाद से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स की भी एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ावा मिलेगा। एक इसमें फास्ट ट्रैक पॉलिसी भी हम लेकर के आए हैं कि जो बड़े निवेशक हैं 500 करोड़ के ऊपर उनको जमीन सीधे हम कैसे दे सकते हैं और उनको इधर उधर न भटकना पड़े और वो निवेश बहुत ही जल्दी अपना प्रारंभ कर सकें, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है। इसमें हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बड़ा निवेशक है और उसको हमारे पास में जमीन वर्तमान में नहीं है लेकिन वो चाहता है कि उसको एक्वायर करके सरकार दे दे, उसके लिए भी इसमें एक रणनीति हमने विकसित करी है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा निवेशक और वो चाहता है कि मेरे को 100 एकड़ जमीन चाहिए तो वो 100 एकड़ जमीन सरकार उसकी कॉस्ट के ऊपर खरीद करके उसको कैसे अवेलेबल कराएगी, वो भी इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें एक व्यवस्था ये भी हम लोगों ने की है कि जो निजी उद्यमी है, जो निजी फार्मर है, कृषक है, वो अगर अपनी जमीन मान लीजिए वो चाहता है कि उसकी जमीन को बेचने के लिए उपलब्ध है और वो कोई उद्यम आ जाए तो वो बेचने को तैयार है, तो एक वेब पोर्टल हम बनाएंगे जिसके ऊपर इस तरह के जो निजी लोग हैं जो अपनी जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं कि साहब कोई भी इंडस्ट्री आकर के लगाना चाहते हैं तो मेरी जमीन अवेलेबल है, तो उसको नॉर्मली उद्यमी को ये पता नहीं रहता है कि साहब ये डिस्प्यूट तो नहीं है, इसमें कोई ये टाइटल जो बता रहा है ये ठीक है या नहीं है, वो लेखपाल के यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता रहता है। तो उसके लिए अगर वो पोर्टल पे अपनी डाल देगा उसकी हम स्क्रूटनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करा करके उसको वेट कर देंगे कि हाँ ये जमीन जो है ये डिस्प्यूट फ्री जमीन है, किसी को भी खरीदनी हो उसका सर्किल रेट उसके ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा और उसका वो फार्मर जो है किस रेट के ऊपर उसको बेचना चाहता है वो भी हम उसके ऊपर जो है वो डाल देंगे जिससे कि वो प्राइवेटली फिर नेगोशिएट करके उससे जमीन ले सके। तो ये एक दूसरा तरीका हम लोगों ने निकाला है। इसमें हमने लाइसेंसिंग की भी व्यवस्था लेकर के आए, जैसे हाउसिंग डिपार्टमेंट में रहती है एक लाइसेंसिंग पॉलिसी कि अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लैंड एग्रीगेट कर रहा है तो उसे 25% जमीन अगर मान लीजिए उसके पास में आ गई तो उसके बाद में फिर बैलेंस के लिए उसको एक लाइसेंस मिल जाएगा। फिर वो 60% अगर एक्वायर कर लेता है तो उसकी डीपीआर अनुमोदन हो जाएगी, 75% कर लेता है तो उसका मास्टर प्लान हो जाएगा। क्योंकि कभी भी इंडस्ट्रियल पार्क अगर डेवलप करते हैं तो कुछ जमीनें तो सीधे आदमी खरीद लेता है लेकिन कुछ जमीनें मिलने में दिक्कत आती है जिसमें फार्मर नहीं देता है, उसको फिर हम लैंड एक्वायर करके और उसको हम लीज पे दे सकें, इसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने इसमें करी है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल पार्क आ सके और ये उद्यमियों को ये सुविधा इसकी मिल सके। जो राजस्व के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उसमें भी अभी थोड़ी सी जटिलताएं हैं, उसका समाधान भी इसमें एनविसाज किया गया है और रेवेन्यू कोड में भी कुछ अमेंडमेंट्स जो अपेक्षित है उसका भी इसमें डिटेलिंग की गई है। एक इसमें व्यवस्था ये भी की गई है कि इंसेंटिव्स के बारे में
एक ऑनलाइन पोर्टल हम बना दिया है। वो पैटर्न रेजर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसमें हम लोग लॉन्च करेंगे। सो इंसेंटिव्स के लिए भी जैसे अभी निवेशक को क्लियरेंसेज और परमिशन पोर्टल के माध्यम से मिलती है, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से, तो जब उसकी एलओसी जारी हो गई, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हो गया और वो इंसेंटिव्स के लिए अब उसको अप्लाई करना है, तो वो भी पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई कर सके और उसको पोर्टल के माध्यम से ही इंसेंटिव मिल सके। इसके लिए भी पोर्टल एक विकसित करने की व्यवस्था इसमें की गई है। एक पहले ये भी कमी महसूस की गई थी कि जो इन्वेस्टर आता है और उसके साथ में हम एमओयू करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग ठीक से नहीं हो पाती है, उस इन्वेस्टर की समस्याओं का समाधान एक व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए एक पोर्टल हम लोग बना रहे हैं कि जिसमें जितने एमओयूज होंगे हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, उस सबको दर्ज किया जाएगा उसमें, और दर्ज करके उसको एक पास में यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, वो अपनी समस्याएं डे टू डे की उसमें रख सकता है। उसमें हम फिर अधिकारियों को असाइन करेंगे कि ये अधिकारी इस एमओयू के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, ये विभाग जिम्मेदार होगा, और उसने कब कब क्या समस्या उसके ऊपर डाली और उसका समाधान संबंधित विभाग ने, संबंधित अधिकारी ने कब कराया, इसका पूरा उसके ऊपर डिटेल रहेगा। और कभी भी हमें खोल करके देखना हो कि इस निवेशक को ठीक से इसकी ट्रीटमेंट हो रही है, इसको सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, वो हम उस पोर्टल के माध्यम से इकट्ठा देख सकेंगे। तो ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने इसमें की है। जहां तक इंसेंटिव्स का प्रश्न है, उसमें पहले सिर्फ एक ही विकल्प अवेलेबल था, नेट एसजीएसटी की ही रीइंबर्समेंट का था, जो हमारी पिछली पॉलिसी थी। अब हम उसमें 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। कई इसमें राज्यों ने ये किया है और राज्यों से सीख लेकर के हम लोगों ने भी ये व्यवस्था अब लागू करी है कि उसमें 3 में क्या है, एक कैपिटल सब्सिडी में आ सकता है। तो कैपिटल सब्सिडी उसको हमने हर क्षेत्र में, क्योंकि बुंदेलखंड और पूर्वांचल में हम चाहते हैं कि निवेश ज्यादा आए, वहां पे ज्यादा दी है कैपिटल सब्सिडी। उसमें हम लोगों ने एक ये भी है कि अगर आप रोजगार ज्यादा लोगों को दे रहे हैं तो आपको एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप वहां के स्थानीय लोगों से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो आपको और एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उसमें आपको कुछ और एडिशनल इंसेंटिव की व्यवस्था है। तो ये जो हमने इंसेंटिव 10% से लेकर के 30% कैपिटल सब्सिडी की जो व्यवस्था करी है रीजन के हिसाब से, इसमें और इजाफा हो सकता है अगर आप रोजगार के मानकों को कुछ पूरा कर लें, ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो आपको ज्यादा इंसेंटिव हम दे देंगे। आप उसमें ये भी कर रखा है हमने कि अगर आप जितना हमने मानक तय किया है रोजगार का, अगर उसमें आप 75% महिलाओं को ही लेते हैं तो आपको फिर उस मानक से 75% की पूर्ति पे भी वो उतना इंसेंटिव हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये महिला रोजगार को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था करी है। तो ये इंसेंटिव्स के लिए है। नेट एसजीएसटी में भी हमने क्षेत्र वाइज मध्यांचल और पूर्वांचल में 200% तक वो रीइंबर्समेंट ले सकता है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 300% तक ले सकता है अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 80% तक ले सकता है। ये व्यवस्था इसमें करी है। इसमें हम लोगों ने R&D को प्रमोट करने के लिए, IPR को बढ़ावा देने के लिए भी व्यवस्था करी है। एक व्यवस्था इसमें हमने ये भी करी है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस इंडस्ट्री 4.0 को लेकर के, सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर के, क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेकर के आ सकें, उनको भी हम इंसेंटिवाइज करेंगे। 10 करोड़ की सीमा तक हम लोगों ने उसको ग्रांट देने की व्यवस्था करी है। पहले वाली पॉलिसी में ये व्यवस्था नहीं थी कि किसी ने अगर सिक इंडस्ट्री को टेक ओवर किया तो उसको इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले व्यवस्था नहीं थी उसमें, सिर्फ नए ही यूनिट्स को था। अब हमने ये भी व्यवस्था करी है कि अगर कोई सिक इंडस्ट्री है, उसको कोई टेक ओवर करता है तो टेक ओवर कॉस्ट के 20% को हम परियोजना लागत में सम्मिलित करके उसकी कैटेगरी का निर्धारण कर लेंगे। उसको ऑफकोर्स नया इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पुराने इन्वेस्टमेंट जो उसने किया, जो इंडस्ट्री को टेक ओवर किया, उसकी 20% लागत को हम परियोजना लागत में जोड़ते हुए और उसको भी एलिजिबल कर रहे हैं इंसेंटिव्स के लिए, जो पहले की पॉलिसी में नहीं था। एक इसमें पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी कि सक्सेसर एंटिटीज अगर आती है, मान लीजिए किसी ने हमसे एलओसी लिया और बीच में उसको किसी दूसरी एंटिटी ने टेक ओवर कर लिया, तो उसको दूसरी को वो मिलना बंद हो जाते थे कि पहले मान लीजिए 10 साल के लिए हमने इंसेंटिव किसी को दिया है, 5 साल बाद किसी दूसरी ने टेक ओवर कर लिया तो बैलेंस 5 साल का गायब हो जाता था। तो अब ये है कि जो सक्सेसर एंटिटी है उसको बैलेंस पीरियड के लिए इंसेंटिव कंटिन्यूड रहेगा। इससे ये है कि इनकी वायबिलिटी को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग हैं जो बाद में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी होगा। एक व्यवस्था इसमें हमने ये भी दी है कि बाहर के देशों से अगर कोई इंडस्ट्री रिलोकेट होकर के आना चाहती है,
कई देश ऐसे हैं जहां से इंडस्ट्री शिफ्ट होना चाहती हैं और आकर के यूपी को अगर वो निवेश का गंतव्य बनाना चाहते हैं तो उनकी जो प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट है उसका 40% कॉस्ट को भी हम प्रोजेक्ट कॉस्ट में मान लेंगे। हालांकि वो नई मशीनरी नहीं है, वो रिलोकेट होकर के ही आ रही है, फिर भी हम उसकी 40% कॉस्ट को इसमें सम्मिलित कर लेंगे जिससे कि वो इंसेंटिवाइज हो सके और यूपी में अधिक से अधिक इस तरह की इंडस्ट्रीज रिलोकेट होकर के स्थापित हो सकें। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं। हमें पूरी इसका एक डिटेल मैंने प्रेस नोट दे दिया है डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को, वो आप सभी को ग्रुप में डाल देंगे और काफी उसमें जितनी मैंने बातें करी हैं वो सब उसमें डिटेल में लिखी होंगी। उसमें सुझाव आए थे, उन सुझावों को फिर मद्देनजर रखते हुए कुछ नई चीजें और जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो उसमें अंतर है सर। इसमें निवेश के ऊपर ये है कि कितना निवेश आता है उसके हिसाब से जो है इंसेंटिव्स आउटफ्लो होंगे। ऐसा हमने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है कि हम इतना निवेश लेकर के आएंगे। फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है इस समय अभी 10 लाख करोड़ का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में है लक्ष्य, उसका काफी लक्ष्य की पूर्ति में ये नीति सहायक होगी, ऐसा हमारा मानना है। भाई अभी तुम अब डाइवर्ट ना करो, अभी ये जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। अच्छा, अभी नेशनल पॉलिसी पे फोकस करिए। नेक्स्ट सर। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बन सके, अच्छी शिक्षा यहां पर यहाँ के छात्रों को मिल सके, उच्च शिक्षा में ये प्रदेश का एक आदर्श बन सके, क्योंकि अभी तक अन्य प्रांत शिक्षा के लिए ज्यादा ख्याति प्राप्त थे। इसलिए माननीय योगी जी की सरकार ने निर्णय लिए कि यहां पर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों को अवसर मिले विश्वविद्यालय खोलने का, और यहां के भी जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं या ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी शिक्षा को दे सकते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय खोलने के लिए अनुमति मिले और जो वो सभी आवश्यकता पूर्ति करते हो तो उन्हें अनुमति दी जाए। इसी क्रम में आज 3 विश्वविद्यालयों को, जिसमें एक जेएसएस विश्वविद्यालय है जो बहुत फेमस है कर्नाटक का, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति प्राप्त है, एक एसडी सिंह यूनिवर्सिटी फतेहाबाद, ये फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में, और जेएसएस नोएडा में, और तीसरा है एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।